वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का शाम को 8 बजे के इस लक्ष्मीकांत सीरीज में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। होली का त्यौहार है, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली के इस अवसर पर आलस्य और नकारात्मकता, यही दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो विद्यार्थी जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज होती हैं। मेरी ईश्वर से शुभेच्छा है कि ये दोनों आपके जीवन से एकदम चली जाएं और तैयारी को लेकर जो मन में अविश्वास है, सिलेक्शन को लेकर जो मन में अविश्वास है, वो विश्वास में कन्वर्ट हो। मेरी तरफ से, स्टडी IQ परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस होली त्यौहार में, होली सप्ताह में। इससे पहले हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट कवर किया था, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां पढ़ी थी, और आज उसी के आगे मैं बढ़ूंगा, यानी सुप्रीम कोर्ट की जहां तक शक्तियां हो गई थी उसके बाद आज मैं कंटिन्यू करूंगा। मेरी दो क्लासेस होती हैं, मैंने आपको बताया है। एक क्लास होती है 20 मिनट्स हो, जो कि सुबह 7 बजे होता है, जिसमें मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और एक क्लास ये होती है जिसमें मैं पूरा का पूरा आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, एम लक्ष्मीकांत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग कल कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट तक हो गया था, यानी सुप्रीम कोर्ट की एक शक्ति जो मैंने आपको बताई थी, दैट इज अभिलेख न्यायालय की शक्ति। अभिलेख न्यायालय की शक्ति यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट की पावर। इसके बाद दूसरी शक्ति की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जुडिशियल रिव्यू। एक बात समझिएगा, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व के सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट्स में एक है। इसी शक्ति की वजह से भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व के सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट्स में एक है। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू का मतलब है टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ और एनी ऑर्डर। किसी भी कानून या आदेश की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना। कानून या आदेश, कोई भी कानून, चाहे केंद्र के द्वारा बनाया गया हो, चाहे राज्य के द्वारा बनाया गया हो, चाहे आदेश हो, चाहे DM का आदेश हो, चाहे PM का आदेश हो, संवैधानिक वैधता का परीक्षण, यानी कानून या आदेश संविधान के पक्ष में है, संविधान के पक्ष में नहीं है। जब न्यायालय इस बात को चेक करता है तब हम उसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, यानी न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो न्यायिक समीक्षा की इसी शक्ति की वजह से भारत का सुप्रीम कोर्ट विश्व के सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट्स में एक है। और जुडिशियल रिव्यू की ये पावर का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट किसी भी आदेश या किसी भी ऑर्डर को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है, यानी शून्य घोषित कर सकता है। ध्यान रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू की इस पावर की जो उत्पत्ति हुई वो अमेरिका में हुई, यानी US में हुई। ठीक है, और भारत देश में ये अमेरिका से ही प्रेरित है। ये पावर सुप्रीम कोर्ट को भी है, ये पावर हाई कोर्ट को भी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर आर्टिकल 32 से मिलती है, आर्टिकल 131 से मिलती है, आर्टिकल 136 से मिलती है। हाई कोर्ट को ये पावर आर्टिकल 226 से मिलती है। जुडिशियल रिव्यू वर्ड इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू शब्द यानी न्यायिक समीक्षा शब्द संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है। न्यायिक समीक्षा शब्द संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, बल्कि अलग अलग आर्टिकल से ये पावर सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। ठीक है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे बुनियादी ढांचा यानी संविधान का मूल ढांचा भी बताया है। ठीक है, संविधान का मूल ढांचा, बुनियादी ढांचा, मैंने आपसे कहा ना कि संविधान में संशोधन हो सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। तो मिनर्वा मिल केस में, अन्य केसेस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियल रिव्यू भी संविधान का मूल ढांचा है। संविधान में कहीं भी परिवर्तन हो सकता है लेकिन इस शक्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। हालांकि जुडिशियल रिव्यू टर्म कहीं मेंशन नहीं है। एक बार फिर से सुनिए, सारे फैक्चुअल डेटा के सवाल जो इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू कहां से इंस्पायर है? US से। मतलब क्या है? संवैधानिक वैधता का परीक्षण। पर्टिकुलर इसके लिए कोई आर्टिकल है? नहीं। कहां से ये शक्तियां मिलती हैं सुप्रीम कोर्ट को? अलग अलग आर्टिकल से। हाई कोर्ट को अलग अलग आर्टिकल से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को यह शक्ति प्राप्त है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जिसमें संवैधानिक वैधता की जांच की जाती है, चाहे वो केंद्र का कोई आदेश या कानून हो, चाहे वो राज्य का कोई आदेश या कानून हो, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक किया जाता है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट है तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि जुडिशियल रिव्यू की ये पावर क्या असीमित है? असीमित मतलब इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई लिमिटेशन है, या इस पावर का उपयोग एकदम असीमित तरीके से करेगा सुप्रीम कोर्ट? तो मेरे भाइयों, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू की पावर असीमित नजर आएगी, लेकिन भारत देश में नहीं। भारत देश में संविधान संशोधन अधिनियम
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है, आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन है, उसका जुडिशियल रिव्यू तब तक नहीं हो सकता जब तक वो संविधान के मूल ढांचे का हनन न करे। हो सकता है, लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक संविधान के मूल ढांचे का हनन न करे। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची हमारे भारत देश में इसीलिए बनाई गई, टू सेव द लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो संसद यदि कोई कानून बनाकर 9th शेड्यूल में डाल दे, यानी संसद यदि कोई कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दे, तो 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा, यानी 9th शेड्यूल में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा तब तक नहीं होगी, 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा तब तक नहीं होगी जब तक वो संविधान के मूल ढांचे का हनन न करें। तो भारत देश में न्यायिक समीक्षा की शक्ति असीमित नहीं है, बल्कि उस पर कुछ लिमिटेशंस हैं जो मैंने अभी आपको बताए। 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों की जुडिशियल रिव्यू तब तक नहीं होगा जब तक ये संविधान के मूल ढांचे का हनन न करें। IR कोइलो केस 2007। संविधान संशोधन अधिनियम की न्यायिक समीक्षा तब तक नहीं होगी जब तक ये संविधान के मूल ढांचे का हनन न करे, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन न करे। ठीक है, चलिए कुछ अन्य शक्तियों के साथ चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियों में भाई संवैधानिक व्याख्या। आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याता है। हालांकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार हाईकोर्ट को भी है। ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट को संविधान की व्याख्या का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट को भी संविधान की व्याख्या का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को भी संविधान की व्याख्या का अधिकार है, लेकिन संविधान का जो फाइनल इंटरप्रिटेटर है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या में अलग अलग सिद्धांतों का उपयोग करता है। जैसे आर्टिकल 13 में आपने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जो कि ये कहता था कि भाई कोई भी कानून जिस मात्रा तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा उस मात्रा तक शून्य होगा। यानी किसी कानून का एक पार्ट अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, दूसरा पार्ट अगेंस्ट नहीं है, तो जो पार्ट अगेंस्ट है वही शून्य होगा। 13 में मैंने आपको ये बताया था। तो संविधान के व्याख्याता के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। कुछ अन्य शक्तियों की तरफ चलें तो हमारे भारत देश में आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई निर्वाचन विवाद खड़ा होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट खड़ा होता है, निर्वाचन विवाद खड़ा होता है, तो इन निर्वाचन विवादों पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अन्य न्यायालय में नहीं जा सकते। यानी इलेक्शन डिस्प्यूट्स को लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई निर्वाचन विवाद है तो उसके लिए मूल कोर्ट, उसके लिए एक्सक्लूसिव कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, साथ ही साथ उच्च न्यायालय में अगर कोई मामला पेंडिंग है तो उसे सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ मंगवा सकता है। ठीक है, विड्रा कर सकता है, अपने यहाँ उसे मंगवा सकता है। राइट। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। यानी भारत के सभी न्यायालयों पर इसके द्वारा दिए गए जजमेंट क्या होंगे? बाइंडिंग होंगे। साथ ही साथ इसके पास जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस की भी पावर होती है, यानी अपने से अधीनस्थ न्यायालयों पर सुपरिंटेंडेंस की भी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की कुछ अन्य शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियों में एक शक्ति और है जिसमें जनरली आप क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी मैं आपको बताता हूं, अपने स्वयं के जजमेंट की समीक्षा करने की शक्ति। अनुच्छेद 137 के तहत, आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट की यह शक्ति है कि सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू हिज ओन जजमेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट स्वयं की निर्णय की समीक्षा कर सकता है। स्वयं के निर्णय की समीक्षा, जैसे वेरुवरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, नहीं है। फिर केशवानंद भारती केस में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो यानी कौन ऐसा है हमारे भारत देश में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानने के लिए बाध्य नहीं है? तो स्वयं सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अपने स्वयं के जजमेंट की समीक्षा कर सकता है। तो ये एक समीक्षाकारी न्यायाधिकार सुप्रीम कोर्ट का है अनुच्छेद 137 के तहत। इसे जुडिशियल रिव्यू नहीं कहते, इसे JR नहीं कहते, बल्कि स्वयं के जजमेंट की समीक्षा करने की यह शक्ति है अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो ये कुछ अन्य शक्तियां हैं जो आपके यहाँ एग्जाम में प्री के लिहाज से पूछी जाती हैं। थोड़ा सा कंपेयर भी कर लेते हैं, भारत और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में तुलना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट है, संघीय मामले को देखता है। संघीय मामला यानी केंद्र राज्य के मध्य अगर डिस्प्यूट हो जाता है, केंद्र राज्य के मध्य विवाद हो जाता है, तो उन विवादों को देखता है। ठीक है,
भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में भी अपील सुनने की शक्ति है, सिविल मामलों में भी अपील सुनने की शक्ति है, क्रिमिनल मामलों में भी अपील सुनने की शक्ति है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है, यानी सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है, और जुडिशियल रिव्यू की पावर है, लेकिन सीमित है, एकदम व्यापक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक, वहीं अमेरिका में यदि आप देखेंगे तो अमेरिका में संघीय विवाद, नौसेना, समुद्री और राजदूतों के मामले भी जाते हैं। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से फेडरल कोर्ट के तौर पे वर्क करता है ना। अपील के मामले में यदि आप देखें तो केवल संवैधानिक विवाद, संवैधानिक मामलों में अपील सुनने का अधिकार इनको है। ठीक, जुडिशियल रिव्यू की पावर यहां पर जैसे भारत देश में क्या है, तो भारत देश में आप देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू की पावर सीमित है, लेकिन अमेरिका में असीमित है। अमेरिका में कोई लिमिटेशन नहीं है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उस पर कोई भी सीमा नहीं है। भारत देश में तो सीमा है कि भाई संविधान संशोधन का तब तक रिव्यू नहीं कर पाएंगे जब तक मूल ढांचे का हनन न करें। 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों का तब तक रिव्यू नहीं कर पाएंगे जब तक मूल ढांचे का हनन न करें, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, यानी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है, ये विधि द्वारा, खैर ये जो लिखा हुआ है ये दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, इंटरप्रेट ही कर दिया है। इसको मैं हटा देता हूं। अगली बात मैं आपको समझाता हूं कि भाई न्यायिक अधीक्षण का अधिकार इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुपरिंटेंडेंस का, लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक अधीक्षण का अधिकार नहीं। एक बार फिर से सुन लो, फेडरल केसेस में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास आप देखेंगे कि संघीय, नौसेना, समुद्री और राजदूतों के मामले में भी अधिकार है, यानी फेडरल के अलावा। ठीक, बाकी अपील के मामले में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, सिविल और क्रिमिनल में भी है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत देश में सीमित है, अमेरिका में सीमित नहीं है, असीमित है, व्यापक है। ठीक है, न्यायिक अधीक्षण का अधिकार इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। इसमें आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो वही जुडिशियल रिव्यू वाला पॉइंट है, सबसे ज्यादा जरूरी वही है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जुडिशियल रिव्यू का जो पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका सुप्रीम कोर्ट समाप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हम लोग अगले न्यायालय की तरफ बढ़ेंगे। अगला है आपका हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। ठीक है, तो अपील का सबसे बड़ा कोर्ट अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 6 में किया गया है। देखिए समझिए जरा सा, इस बात को समझिए, फिर इधर आते हैं हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आप ये देखेंगे कि 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 6 में 214 से लेके 232 तक आपको हाई कोर्ट के प्रोविजन दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, 214 से लेके 232 तक हाई कोर्ट के प्रोविजन। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान आपको भाग 5 में दिखाई पड़ते हैं, हाई कोर्ट के प्रावधान आपको भाग 6 में दिखाई पड़ते हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र है वो पूरे भारत के लिए है, पूरे संघ के लिए है, इसीलिए उसे संघ चैप्टर में दिया गया है। और हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार राज्यों तक ही सीमित है, इसीलिए उसे राज्य चैप्टर में दिया गया है। राज्य और संघ अलग अलग चैप्टर में देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत देश में दोहरी न्यायपालिका है। भारत देश में एकीकृत न्यायपालिका ही है, यानी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ही है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हाईकोर्ट की तरफ आते हैं। संविधान के भाग 6 में 214 से लेके 231 तक, 232 रिपील्ड है इसीलिए यहां पर 31 लिखा है, 31 तक उच्च न्यायालय संबंधित प्रोविजन है। इस समय अगर आप देखेंगे तो देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, पहले 24 ही थे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए एक ही था, लेकिन अब अलग अलग हो गया है। तो इस समय देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो संविधान ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि भाई एक हाईकोर्ट के पास एक से अधिक राज्यों का चार्ज हो सकता है।
एक हाई कोर्ट के पास एक से अधिक राज्यों का चार्ज हो सकता है। तो ऐसे हाई कोर्ट हैं क्या जिनके पास एक से अधिक राज्यों का चार्ज है? बिल्कुल है भाई। ठीक है, देखो कलकत्ता है, कलकत्ता के पास क्या है? पश्चिम बंगाल है, अंडमान निकोबार है, एक राज्य एक यूनियन टेरिटरी है। एर्नाकुलम हाई कोर्ट है जिसे आप केरल हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, केरल है, लक्षद्वीप है, एक राज्य है एक यूनियन टेरिटरी हो गया। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु पुडुचेरी है, एक राज्य एक यूनियन टेरिटरी हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ के पास सीधे सीधे दो राज्य हैं, एक पंजाब एक हरियाणा। अब आ जाते हैं मुंबई हाईकोर्ट पर, मुंबई हाईकोर्ट के पास पूरा का पूरा महाराष्ट्र है, पूरा का पूरा गोवा है, दादर नगर हवेली है। अब आ जाओ गुवाहाटी हाईकोर्ट जिसे आप असम हाईकोर्ट के नाम से जानते हैं, पूरा असम है, पूरा मिजोरम है, पूरा नागालैंड है, पूर्ण अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ऐसे कई हाई कोर्ट हैं जिनके पास एक से अधिक राज्य हैं। कई का मतलब सिर्फ एक से अधिक राज्य वाले सिर्फ 3 हाई कोर्ट हैं, एक चंडीगढ़, एक मुंबई, एक गुवाहाटी, जिनके पास मिनिमम 2 राज्य हैं, एक से अधिक राज्य वाले। बाकी एक राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी, इसमें आपका बंगाल भी है, इसमें आपका एर्नाकुलम केरल भी है, इसमें आपका तमिलनाडु भी है, लेकिन जिनके पास मिनिमम 2 राज्य हैं वो सिर्फ 3 हैं, एक चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा, गुवाहाटी असम मिजोरम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, मुंबई, मुंबई गोवा। ठीक, 2 राज्य हो गए ना, एक उसमें यूनियन टेरिटरी भी है, दादर एंड नगर हवेली। ठीक है, चलिए, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी कभी इस तरह से भी ट्रैप बना देता है। हाईकोर्ट की एक से अधिक बेंचेज भी होती हैं, हाईकोर्ट की एक से अधिक बेंचेज भी हो सकती हैं, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जो प्रधान पीठ है वो इलाहाबाद है, खंडपीठ जो है वो लखनऊ है। तो ऐसे भी कई हाई कोर्ट हैं जिनकी एक से अधिक बेंचेज हैं। एक से अधिक बेंचेज इसलिए बनती हैं, बर्डन ज़्यादा है तब बनती हैं, कोई भी जोग्राफिकल एरिया बड़ा है, जाने आने में असुविधा है तब बनती है। ठीक है, जैसे मुंबई हाई कोर्ट की बेंच कहाँ कहाँ है? एक तो मुंबई में है, एक नागपुर में है, एक औरंगाबाद में है, एक गोवा की कैपिटल पणजी में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। जोधपुर हाई कोर्ट की जोधपुर में है, जयपुर में है। जो हाई कोर्ट का नाम होता है वही उसकी मेन पीठ होती है, वही उसकी प्रधान पीठ होती है, ध्यान रखना। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट का नाम जोधपुर हाईकोर्ट है तो हेडक्वार्टर जोधपुर है। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का नाम इलाहाबाद हाईकोर्ट है तो हेडक्वार्टर इलाहाबाद है। जो नाम है वही उसकी प्रधान पीठ है। तो एक से अधिक बेंचेज भी हो सकती हैं। सबसे पहले हमारे भारत देश में जो हाईकोर्ट का गठन हुआ वो एक अंग्रेजी कानून के तहत हुआ, हाई कोर्ट एक्ट 1861। ठीक है, हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत मेरे भाई, हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत सबसे पहले कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 1862 में। आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो 1866 में बना। इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन हुआ कब? 1866 में। सबसे पहले 1862 में 3 हाई कोर्ट बने, कौन कौन से? कलकत्ता हाई कोर्ट बना आपका, बंबई हाई कोर्ट बना आपका और मद्रास हाई कोर्ट आपका। 3 हाई कोर्ट सबसे पहले बने। यदि आप हाई कोर्ट की संरचना देखेंगे तो हाई कोर्ट किससे किससे, जैसे सुप्रीम कोर्ट की संरचना आपने देखी थी, सुप्रीम कोर्ट एक चीफ जस्टिस यानी एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनता है। वैसे यदि आप हाई कोर्ट की संरचना देखेंगे तो ईच हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में डिसाइड टाइम टू टाइम। यानी एक चीफ जस्टिस, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस अन्य न्यायाधीश से मिलकर बनेगा और अन्य न्यायाधीश की संख्या वो होगी जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। अब यहां पर एक कंफ्यूजन मैं आपकी क्लियर कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या को बढ़ाने का अधिकार संसद का था, पार्लियामेंट का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या को बढ़ाने का अधिकार संसद का था। हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट में जजेज की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। ठीक है, चलिए, यही बात यहां पर मेंशन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, यानी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन यही बात अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो संसद। तो अगला पॉइंट आपका यह है कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। ठीक, तो आइए देखते हैं। चीफ जस्टिस, एक तो हो गए आपके क्या? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कहा जाता है, प्लस अदर जजेस। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश प्लस अदर जजेस यानी अन्य न्यायाधीश। ठीक,
तो यहां आप ये देखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो वही सीनियोरिटी के बेसिस पर होती है, वरिष्ठता पर। यानी अन्य न्यायाधीशों में जो वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर, वर्क एक्सपीरियंस यानी कार्य में जिस जो सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस बनता है। अदर जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? तो अदर जज की अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ही आपने पढ़ा था कि कोलेजियम सिस्टम से होती है, यानी कोलेजियम प्रणाली से, कोलेजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट होती है। और कोलेजियम क्या है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, किसके परामर्श पर करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेगा। और भारत का मुख्य न्यायाधीश कितने जजेस से सलाह लेकर परामर्श देगा? अकेले चीफ जस्टिस का परामर्श नहीं चलेगा, सिंगल कंसल्टेशन नहीं, 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज से सलाह लेकर भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देगा। और ये परामर्श राष्ट्रपति को मानना होता है, क्योंकि यहाँ कंकरेंस चलता है, दोनों की सहमति बननी जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों की सहमति जब तक नहीं बनेगी तब तक अपॉइंटमेंट नहीं होगी, तो मानना ही होगा। ठीक है, तो इसी को कोलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं, यानी कोलेजियम प्रणाली के नाम से जानते हैं। शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो संविधान में यह लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और किसकी सलाह पर? भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर। और जिस हाईकोर्ट में नियुक्ति हो रही उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की, उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का भी परामर्श, शुरुआती दौर में यही लिखा हुआ था। ठीक, कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है मेरे भाई, उस न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श, राज्यपाल का परामर्श, और जहां नियुक्ति हो रही जिस हाई कोर्ट में, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का क्या? परामर्श। हालांकि अभी भी ये परामर्श चलते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन कोलेजियम ही लेती है। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में भी फाइनल डिसीजन कौन लेता है? कोलेजियम ही फाइनल डिसीजन लेती है। जैसे मान लीजिए कि यहां से नाम भेजा गया, ठीक है, अब यहां से नाम भेजा गया तो क्या होता है कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, यहां से नाम आगे बढ़ा तो राज्य सरकार के पास गया, राज्य सरकार गवर्नर का परामर्श, गवर्नर के परामर्श के बाद फिर वो पहुंचा कोलेजियम। तो जो होलसोल डिसीजन है वो कोलेजियम ही लेता है। इसीलिए भले ही राज्यपाल का परामर्श और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का परामर्श लगता है, लेकिन अंतिम परामर्श कोलेजियम का ही मैटर करता है। कोलेजियम चाहेगी तभी अपॉइंटमेंट होगा, चाहेगी तो नहीं होगा। तो कुल मिला के हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भी कोलेजियम सिस्टम से ही होती है। फिर से सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम से होती है, हाई कोर्ट के जजेस की भी नियुक्ति किस सिस्टम से होती है? कोलेजियम सिस्टम से ही हाई कोर्ट के जजेस की भी नियुक्ति होती है। क्लियर बात? चलिए, और ये कोलेजियम सिस्टम कैसे पैदा हुआ ये सब तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाया ही था आपको। कौन से जजेस केस में आया, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस में उसका विकास हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए, ज्यादा कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पर। यह ध्यान रखिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस की नियुक्ति कोलेजियम सिस्टम से होती है। फाइनल अप्रूवल कोलेजियम को ही देना है। हाई कोर्ट के जज के मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्यपाल के परामर्श आज भी होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, उन्हीं के थ्रू फाइल आगे बढ़ती है, लेकिन फाइनल डिसीजन कोलेजियम ही लेता है। योग्यता की, यदि आप योग्यता की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो हाई कोर्ट के जज के लिए भी भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारत के नागरिक में बॉर्न सिटीजन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी पैदा हुए नागरिक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी ने बाद में भी भारत की नागरिकता ली है तो भारत देश में हाई कोर्ट का जज बन सकता है। दूसरा, 10 साल जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो, यानी 10 साल न्यायिक कार्य का अनुभव हो, या 10 साल हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में लगातार काम कर रहे हों, या तो 10 साल हाईकोर्ट के वकील रहे हों, या तो 10 साल जज रहे हों, ठीक, और भारत के नागरिक हों तो न्यायाधीश बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां गुड ज्यूरिस्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में था एक क्वालिफिकेशन को गुड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, यानी प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए, वह भी बन सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के जज की योग्यता में गुड ज्यूरिस्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मिनिमम एज, न्यूनतम आयु का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मैक्सिमम एज हाई कोर्ट के जज की 62 ईयर होती है, लेकिन निम्नतम आयु होने का कोई भी क्वालिफिकेशन यहां संविधान में नहीं दिया गया। अरे भाई, वहां पहुंचते पहुंचते वैसे भी आदमी बुढ़वा हो जाएगा, तो कहां लिखे निम्नतम एज लिखने की क्या ही आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। शपथ की यदि आप बात करते हैं तो आर्टिकल 219 इनके ऑथ को डील करता है, शपथ को डील करता है। राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। देखो ध्यान रखना, हाई कोर्ट की जज की आप बात करें तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है, यानी नियुक्ति प्रेसिडेंट कर रहा है, लेकिन शपथ कौन दिला रहा है? शपथ
शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जा रही है, यानी गवर्नर के द्वारा दिलाई जा रही है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नियुक्ति प्रेसिडेंट कर रहा है, रिजाइन देना हुआ तो प्रेसिडेंट को देंगे, लेकिन शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ, अपने पद की शपथ लेते हैं, प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ हाईकोर्ट के जज लेते हैं। ठीक है। वेतन भत्ते, तो आर्टिकल 221 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग अबाउट द सैलरी एंड अलाउंसेस। ठीक है। वित्तीय आपातकाल के दौरान किसी भी कीमत पर इनके वेतन भत्तों में कोई कमी नहीं हो सकती। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल में सिर्फ दो लोगों के वेतन नहीं छेड़े जाते, एक राष्ट्रपति, राज्यपाल, बाकी किसी के भी वेतन भत्ते, चाहे केंद्र में, चाहे राज्य में, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज, चाहे हाई कोर्ट का जज, सबके सैलरी अलाउंसेज में कट किया जा सकता है, इधर उधर किया जा सकता है। ठीक है। हाई कोर्ट के भी जजेस के भी वेतन भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा होता है, पार्लियामेंट के द्वारा होता है, समय समय पर। फाइनेंशियल इमरजेंसी छोड़ दिया जाए तो सेवा शर्तों, वेतन भत्तों में कोई निर्धारण, कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। वेतन कौन देगा? हाई कोर्ट के जज को वेतन राज्य देता है, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत कटबडिम सवाल पूछा जाता है। हाई कोर्ट के जज को वेतन राज्य देता है, यानी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, लेकिन पेंशन राज्य नहीं देता, पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। सैलरी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, पेंशन चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। राइट। कार्यकाल, तो आप जानते हैं कि न्यायाधीशों का कोई भी निश्चित कार्यकाल संविधान में नहीं है। मैक्सिमम एज का वर्णन किया गया है, 62 साल मैक्सिमम एज होती है। ठीक है। 62 साल मैक्सिमम एज होती है। कार्यकाल के दौरान पद कैसे खाली होता है? यदि आप मृत्यु हो जाए तब पद खाली हो जाएगा, रिजाइन दे दे राष्ट्रपति को तब पद खाली हो जाएगा। ठीक है। और यदि 62 साल पूरा हो जाए तब पद खाली हो जाए, ट्रांसफर हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रमोट हो जाए तब पद खाली हो सकता है, और हटा दिया जाए। इन्हें कैसे हटाया जाएगा? वैसे ही जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया देखी थी, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया देखी थी, वैसे ही हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जाता है। यानी 14 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। लोकसभा में लाना है तो 100 लोगों का समर्थन, राज्यसभा में लाना है तो 50 लोगों का समर्थन चाहिए। जहां प्रस्ताव आया है वहां एक समिति बनेगी, समिति जांच करेगी आरोप की। कौन से आरोप लगते हैं? कदाचार या अक्षमता। ठीक है। अगर आरोप सही साबित हुए तो वहां स्पेशल मेजोरिटी से पास होना होगा। स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया तो नेक्स्ट हाउस जाएगा, दूसरा सदन, दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से पारित होना होगा। दोनों सदनों में यदि विशेष बहुमत से पारित हो गया तो हाई कोर्ट के जज को हटा दिया जाएगा। तो यानी हाई कोर्ट के जज को वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। देखो मैंने क्या कहा, सिद्ध कदाचार आधार है, अक्षमता है। ठीक है। राष्ट्रपति के आदेश को हटाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति डायरेक्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। राष्ट्रपति तभी ऑर्डर करेगा जब संसद में प्रस्ताव पारित हो जाए। संसद में जो प्रस्ताव पारित होता है वो राष्ट्रपति की सिफारिश का प्रस्ताव होता है। ठीक है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। यानी यदि संसद स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित करके हटाने की सिफारिश करे, हाईकोर्ट के जज को हटाने की सिफारिश करे, तब हाईकोर्ट का जज हटाया जा सकता है। इसके थ्रू कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता है। और जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई उसी प्रक्रिया के थ्रू ही हटाया जा सकता है, डायरेक्टली हटाया नहीं जा सकता है। क्लियर बात? चलिए, अब हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर पर आ जाते हैं। क्या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर होता है? जी हाँ, होता है, हो सकता है। किसके रिकमेंडेशन पर ट्रांसफर होता है? कोलेजियम। ट्रांसफर में भी किसका रोल है? कोलेजियम का ही रोल है। ठीक है। पहला, कोलेजियम की रिकमेंडेशन सबसे पहले, और दूसरा, जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो रहा है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का परामर्श, और जहां से हो रहा है उस हाई कोर्ट। जैसे मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई जज केरल हाई कोर्ट जा रहे हैं तो राष्ट्रपति करेंगे कोलेजियम की सिफारिश पर। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का परामर्श, प्लस जहां जा रहे हैं, जैसे केरल जा रहे हैं तो केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का परामर्श। अनुच्छेद 222 के तहत ये शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। और ये जो बात है, इस बात को वैलिडेट भी किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जजेस केस में।
ये जो ट्रांसफर वाली बात मैंने आपको बताई। क्लियर बात? चलिए, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजी और है। मैंने आपको कितनी बातें बता दी, कैसे नियुक्ति होती है हाईकोर्ट के जज की वो बताई, क्या योग्यता है हाईकोर्ट के जज की वो बताई, कैसे हटाया जाता है वो बताया मैंने, ठीक है, कैसे ट्रांसफर होता है वो बताया मैंने। अब आ जाते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस। अनुच्छेद 223 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर सकता है जब जो करंट चीफ जस्टिस है वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या करंट चीफ जस्टिस का पद वैकेंट है, ऑफिस इज वैकेंट, या करंट चीफ जस्टिस टेम्पोरली अब्सेंट है यानी अस्थायी रूप से अनुपस्थित है। तो ऐसे में राष्ट्रपति के द्वारा एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस तब तक कार्य करेगा जब तक चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक कार्य करेगा, ठीक है। हाईकोर्ट में एक बात और ध्यान रखना, हाईकोर्ट में एक्टिंग जजेस की भी नियुक्ति होती है। हाईकोर्ट पे ऊपर बहुत बर्डन हो जाए, कार्य बहुत हाईकोर्ट का बढ़ जाए, बकाया कार्य यदि बचा हुआ है, कार्य बहुत बढ़ जाए, बकाया कार्य अगर क्या है बचा हुआ है, तो अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति एक्टिंग जज या अपर जज की भी नियुक्ति करता है। ये जो एक्टिंग जज या अतिरिक्त न्यायाधीश या अपर जज की नियुक्ति होती है वो मिनिमम 2 ही साल के लिए होती है, 2 साल से ज्यादा की नहीं होती है, ठीक है। अगला, कार्यकारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी रिटायर्ड जज। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने आपने पढ़ा था कि एडहॉक जज की नियुक्ति, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट में एडहॉक जज का कॉन्सेप्ट नहीं, वहां अपर जज और अतिरिक्त जज का कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक्टिंग चीफ जस्टिस वहां भी था सुप्रीम कोर्ट में, यहां भी है। रिटायर्ड जज का कॉन्सेप्ट यहां भी है। आर्टिकल 224 ए के तहत उच्च न्यायालय का यानी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो रिक्वेस्ट करेगा किसके लिए, नियुक्ति के लिए। भाई रिटायर्ड जज को डायरेक्ट थोड़ी नियुक्त कर सकते हो, उससे अनुरोध करके ही उसको ला सकते हो। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई रिटायर्ड जज को लेके आना है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उस रिटायर्ड जज के से क्या करेंगे, अनुरोध करेंगे, राष्ट्रपति की सहमति के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वो क्या करते हैं, उस रिटायर्ड जज को अनुरोध करते हैं और अनुरोध के थ्रू नियुक्ति की जाती है। ये भी नियुक्ति इसीलिए की जाती है जब हाईकोर्ट पे बहुत बर्डन है, बहुत भार है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उस लोड को कम करने के लिए, कोई भी मान लो बेंच बननी है तो उसमें जजेस की संख्या कम है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्ति की जाती है। क्लियर बात? चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं हाईकोर्ट के पावर एंड जुरिस्डिक्शन पर। पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन था, वैसे हाई कोर्ट के पास भी अपील सुनने की शक्ति है। जी हाँ, राज्य में अपील सुनने का अंतिम कोर्ट हाई कोर्ट है। मौलिक अधिकारों के रक्षक के तौर पर भी हाई कोर्ट है। संविधान की व्याख्या करने का भी अधिकार हाई कोर्ट को है, लेकिन अंतिम व्याख्याता ये नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी ऐसे मामले जिनके लिए हाई कोर्ट मूल कोर्ट है, उसे हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं। रिट, मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों के मामले में हाईकोर्ट को रिट जारी करने की भी शक्ति है, ठीक है। साथ ही साथ सुपरिंटेंडेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट, कंट्रोल ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट की भी पावर ऑनरेबल हाईकोर्ट को है। हाईकोर्ट को अपील सुनने की शक्ति है ही है, ये तो बताया ही मैंने। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट है, वैसे ही हाई कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, वैसे आप देखेंगे कि हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है, यानी हाई कोर्ट के पास भी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, ठीक है। तो एक एक पावर करके हम लोग इसे पढ़ेंगे, हाई कोर्ट की एक एक शक्तियां करके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे इसके आगे की कहानी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और एक एक शक्तियां करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। होली सप्ताह में भाई खूब बढ़िया से इस वीक को एंजॉय करिए, नकारात्मकता को हटाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ लिखिए। लिखने से मुझे भी एक ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ यदि आप हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस यदि आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं मेरे भाई, तो हमारा स्टडी IQ परिवार आपके लिए एक प्रोग्राम चलाता है। उस प्रोग्राम का नाम है आरंभ। आरंभ एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको प्री और मेंस इंटरव्यू तीनों की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। प्री मेंस के लिए आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस दी जाती हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पूरी तरीके से फ्री दिया जाता है। और इस समय होली हंगामा ऑफर के तहत आपको 55% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको एक कोड अप्लाई करना होगा, VL लाइव। अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 55% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट 6 ही मार्च तक है। अब आरंभ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2 तरह के इसमें बैचेज होते हैं भाई आरंभ में, एक गोल्ड होता है, एक प्लेटिनम।
तो जिन लोगों को सिर्फ सिलेबस पढ़ना है गोल्ड के साथ जाएं, क्योंकि गोल्ड में लाइव क्लासेस मिलेगी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, करंट अफेयर मैगजीन मिलेगी, 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। लेकिन जो लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं होलिस्टिक अप्रोच से, वो प्लेटिनम के साथ जाएं। प्लेटिनम में आपको गोल्ड वाले सारे फीचर मिलते हैं, साथ साथ 5 बैच एक्स्ट्रा, एक प्री, एक एनसीईआरटी, एक मेंस, एक फाउंडेशन का रिकॉर्डेड और एक एमसीक्यू, और 4 साल की वैलिडिटी। कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं? तो भैया देखो, सबसे पहले तो एक नंबर मैं आपको बता देता हूं, इस नंबर पे कॉल करके मेरा नाम बता दो, पूरी की पूरी काउंसलिंग फ्री में लो। ये नंबर है 9289996923, 9289996923। इस नंबर पे कॉल करेंगे, मेरा नाम बताएंगे, आपको कंप्लीट पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आप खुद से भी जाइए studyiq.com पर, इस तरह से जाइए, studyiq.com पे आप क्लिक करिए, ठीक। पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में जाइए, स्टेट पीसीएस पे जाइए, उत्तर प्रदेश पे जाइए। उत्तर प्रदेश पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप आरंभ पे क्लिक करिए, सारी की सारी डिटेल पढ़िए, गोल्ड और प्लेटिनम में जो डिफरेंस है वो जानिए, डाउनलोड करके पूरे के पूरी चीज़ें समझिए कि क्या बैच की इंफॉर्मेशन है, बैच कब से चलेगा, कैसे चलेगा, क्या शेड्यूल है, सब कुछ बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में ही जाइएगा, यहाँ से डाउनलोड करिए। फिर जब आप एकदम पूरी तरीके से क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं, तब बाई नाउ पे क्लिक करिए, मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, कोड लगाइए VL लाइव, और कोर्स में एनरोल करिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार आप सभी को।